हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में जो है हम आप सभी के लिए लाए हैं बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो साथियों, आप सभी को बता दूं कि आज के इस वीडियो में जो है बिहार पुलिस का जो ऑफिशियल पेपर है जो 1 अगस्त 2024 को हुआ था, उन पेपर को देखेंगे। साथियों 100 क्वेश्चन है और जो फुल डिस्कशन के साथ इस पेपर को देखने वाले हैं, तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो के पूरे अंत तक देखिएगा और आपको अंत में पता चल जाएगा कि बिहार पुलिस का जो वर्तमान का लेवल है वो क्या लेवल है, क्वेश्चन का क्या ट्रेंडिंग है। तो आप लोग को अंत तक ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। यहाँ पर 100 क्वेश्चन है। हो सकता है कि आप लोग को 40-45 मिनट लग जाए, लेकिन आप लोग पूरे धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिएगा। काफ़ी सारी जानकारी यहाँ से देखने को मिलेगा। तो साथियों पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था। तो अगर हम बात करें साथियों भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है, तो संविधान सभा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो इन संविधान सभा के द्वारा जो किया गया था, तो इसके निर्माण के लिए एक मिशन आया था जिसका नाम था क्या? कैबिनेट मिशन। यानी कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। तो साथियों संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। और इसके लिए जो पहली बैठक हुई थी साथियों, ये 9 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर को। और इस दिन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन पूछेगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और ये कब? तो 11 दिसंबर को। तो क्वेश्चन है कि संविधान में कितने समय लगा था। तो साथियों 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, जो कि एक बेसिक क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट इसको करते हैं। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन पूछेगा कि संविधान निर्माण में कुल खर्च कितना हुआ था, तो याद रखेंगे ये लगभग 60 लाख रुपया था। तो इसको याद रखना। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी दूषित हो रही है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कागज उद्योग से कौन सी नदी दूषित हो रही है, तो गंगा नदी। तो अगर हम बात करें गंगा की, तो गंगा की लंबाई कुल कितनी है, तो 2525 किलोमीटर है। कितना? 2525 किलोमीटर है। इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? यमुना नदी है। कौन है? और यमुना। ध्यान रखना एक बात साथी कि यमुना नदी जो है ना, ये यानी कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछेगा तो यमुना है। अगर पूछेगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है। आप लोग इसको ध्यान रखना। और आगरा शहर, आगरा और दिल्ली जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी यमुना नदी के किनारे। और मथुरा भी किस नदी के किनारे, तो यमुना नदी। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर बात करें कोसी नदी को, तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्या? बिहार का शोक कहा जाता है। और ये कहाँ से इसका उद्गम होता है कोसी नदी का, तो नेपाल के एक जगह है कोस जो है, आप लोग को बताना है कि ये कहाँ से निकलता है। तो जो है ये गोसाई थान से निकलता है। तो इसको ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है। तो यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम के लिए। तो सेरीकल्चर जो है ये आपको हो जाएगा रेशम कीट पालन जो है ये सेरीकल्चर में है। लेकिन मछली के लिए जो है वो क्या होता है, तो पीसी कल्चर। यानी कि पीसी कल्चर में हम किसका खेती करते हैं, तो मछली का। अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में हम कृषि संबंधित जो जानकारी है वो जानते हैं। अगर यहाँ पे बात आता है कि वर्मी कल्चर में हम किसकी खेती करते हैं, तो वर्मी कल्चर में किसका हो जाएगा, तो केचुआ का हो जाएगा। अगर पूछेगा कि वीटी कल्चर में किसका खेती करते हैं, तो अंगूर का। अगर पूछेगा कि जो आपको एक्वापोनिक्स क्या है, एक्वापोनिक्स क्या है, तो ये जलीय माध्यम में पौधा यानी कि मृदा बिना मृदा का पौधा उगाना या जलीय माध्यम में पौधा उगाना एक्वापोनिक्स कहलाता है। ये सारी बात को ध्यान रखेंगे।
बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि जो मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो मधुमक्खी के डंक में जो फॉर्मिक एसिड, या इसे ही हम कहते हैं मेथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं? मेथेनोइक एसिड। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन साथियों लैक्टिक एसिड की बात करूँ तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये दूध और दही में कौन सा अम्ल मिलता है? लैक्टिक एसिड। और इसी लैक्टिक एसिड के कारण जो है मांसपेशियों में थकावट जो महसूस होता है लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है। अगर हम बात करें तो सिरका में कौन सी एसिड पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड। कौन सा? सिरका में एसिटिक एसिड। सिट्रिक एसिड ये कहाँ पाया जाता है? तो नींबू और संतरा में। कहाँ? नींबू और संतरा में सिट्रिक एसिड। इमली में अगर हम बात करें तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक एसिड। कौन सा? टार्ट्रिक एसिड। और अगर हम बात करें तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड को ध्यान रखना। एक क्वेश्चन है कि ब्यूटेरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो मक्खन में कौन सा अम्ल? ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। और अगर हम बात करें तो इरोसिक एसिड जो है ये कहाँ पाया जाता है? तो इरोसिक एसिड आपको हो जाएगा सरसों में। तो ये सारी चीज़ को ध्यान रखेंगे। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो की बात करूँ तो साथियों इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन बात करें मोहनजोदड़ो की खुदाई तो 1900 कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में। किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है ये आपको हो जाएगा रखल दास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? रखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। अगर बात करें तो ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। क्या है साथियों? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा पूछेगा तो वो मोहनजोदड़ो है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करूं तो साथियों ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये सिंधु नदी के किनारे। कहाँ? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित है। इसको ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुषाण कालीन जो स्तूप है, कुषाण कालीन स्तूप, इसका साक्ष्य कहाँ से मिला था? ये भी मोहनजोदड़ो से मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो भारत और सेशल्स के बीच अगर हम बात करें तो ये लामितीय होता है। कौन होता है? लामितीय। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन है कि युद्ध अभ्यास, तो ये भारत और अमेरिका के बीच। किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। इसी तरह वज्र प्रहार भी होता है। कौन होता है? वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच। ट्रंप एगो होता है, ट्रंप, तो ये भी भारत और अमेरिका के बीच। मित्र शक्ति की बात करूँ, गरुड़ शक्ति की बात करूँ तो ये सब कहाँ होता है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। लेकिन अगर बात करें शक्ति गरुड़ और वरुण, शक्ति गरुड़ और वरुण, तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो इसको याद रखना। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान होता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके अगले शिफ्ट एग्जाम के लिए। तो रक्त का जो पीएच मान है ये 7.4 होता है। तो रक्त कैसा विलयन हो जाएगा? तो रक्त जो है एक प्रकार का क्षारीय विलयन है। क्या है? क्षारीय विलयन। साथियों अगर हम बात करें अम्ल, क्षार और लवण की तो जो 7 यहाँ पे 7 है, यहाँ 0 है और यहाँ 14 है। तो ये पैमाना जो पीएच पैमाना है जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है, ये किसने दिया था? तो पीएच पैमाना सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। और जो विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होता है, जो 7 से अधिक रहता है वो क्षारीय होता है, और जो 7 के बराबर रहता है तो वो उदासीन होता है। तो इसीलिए जो है रक्त क्या हो जाएगा? तो एक क्षारीय विलयन है। तो इसको याद रखना। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रंपा विद्रोह हुआ था। तो रंपा विद्रोह साथियों 2 चरणों में हुआ था। रंपा विद्रोह का जो पहला चरण है ये 1879 ईस्वी में हुआ था और दूसरा चरण 1922 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो प्रमुख नेता थे वो कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू थे। कौन थे? अल्लूरी सीताराम राजू थे। और आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह ये किस क्षेत्र में हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है?
अगर बात करूं साथियों ब्रह्मपुत्र नदी को, तो बांग्लादेश में इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे आप लोग को बताना है। तो साथियों बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से, किस नाम से, जमुना के नाम से। और पद्मा की बात करूं तो गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। क्या, गंगा नदी को पद्मा। और जब गंगा और जमुना दोनों, पद्मा और जमुना दोनों मिलते हैं तो ये नाम हो जाता है इसका क्या, मेघना। तो यानी कि पद्मा और जमुना की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी अगर हम बात करें तो भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास यू आकार के टर्न के साथ भारत में प्रवेश करती है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो जहाँ से यानी कि तिब्बत से ही निकलती है, एक ग्लेशियर है। आप लोग बताइएगा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, तो साथियों ये 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था। और इसका जो तत्कालिक कारण था ये था ऑस्ट्रेलिया की राजकुमार आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करें तो रूस की क्रांति ये नवंबर 1917 में हुआ था। कब हुआ था, नवंबर 1917 में। आगे देखिए क्वेश्चन है कि किसके संचय के कारण मांसपेशी में थकान होती है। तो अभी बताएं है कि ये लैक्टिक एसिड के कारण होती है। किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण। ये सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 12 है कि पौधा की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा, तो इसका कारण है कोशिका भित्ति। क्या है, कोशिका भित्ति। आपसे क्वेश्चन है कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। साथियों अगर आप लोग मेरे साइंस का क्लास कर रहे होंगे तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो कवक की कोशिका भित्ति जो है ये काइटिन की बनी होती है। किसकी, काइटिन की। और शैवाल की जो कोशिका भित्ति है ये किसकी बनी होती है, तो शैवाल की कोशिका भित्ति आपको बताना है। तो पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की। किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। और शैवाल की जो कोशिका भित्ति है ये म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो इसे साथियों कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। क्योंकि कोशिका के अंदर जो श्वसन का काम करता है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और यही कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर खोज की बात करूँ तो इसकी खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने, अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने। अगर हम बात करें प्लास्टिडिया जिसे हम लवक कहते हैं, क्या कहते हैं, लवक। तो लवक पादप में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक होता है अवर्णी लवक। कौन, अवर्णी लवक। एक होता है वर्णी लवक और एक होता है हरित लवक। यानी कि हरित लवक क्या है, तो साथियों पौधा जो है या पत्ती का जो हरा रंग है ये हरित लवक के कारण होता है। और वर्णी लवक के कारण आपने देखा होगा कि टमाटर का रंग होता है, गाजर का रंग होता है। यानी कि कोई भी पौधा में अगर जैसे गुलाब का अलग रंग होता है तो ये सब किसके कारण, तो वर्णी लवक के कारण होता है। और अगर हम बात करें अवर्णी लवक तो आपने देखा होगा कि पौधे के जड़ में जो है वो श्वेत भाग में रहता है। यानी कि उसका जड़ जो है पूरा श्वेत रहता है। किसके कारण, तो वहाँ पे जो है अवर्णी लवक उपस्थित रहता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है। तो आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के अलग अलग इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया है। लेकिन एग्जाम में जो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है वो काफ़ी पूछा जाता है। कि पहला क्वेश्चन है कि दयानंद सरस्वती ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ कहाँ है। तो दयानंद सरस्वती तिब्बती क्षेत्र को कहा है। किसे, तिब्बती क्षेत्र को। इसी तरह पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक जो है ये कहाँ कहाँ है।
तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है आर्यों के निवास स्थान को बताया है उत्तरी ध्रुव पर। कहाँ से? उत्तरी ध्रुव पे बताया है। लेकिन जो मैक्स मुलर है, इन्होंने जो आर्यों का निवास स्थान बताया है वो मध्य एशिया को बताया है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया जो है ये आर्यों का मूल निवास स्थान माना जाता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूरेशिया। तो इन तीनों बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है कि जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगले एग्जाम के लिए। तो जामा मस्जिद जो है ये शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया था। तो इसका कार्यकाल पूछा जाता है, तो ये 1627 से लेकर के 1627 से 1658 तक इसका कार्यकाल था। अगर हम बात करें औरंगजेब की, तो 1658 से लेकर के 1707 तक औरंगजेब का कार्यकाल है। तो आप लोग ध्यान रखना। और अकबर की कार्यकाल कब से कब तक है? तो 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर है, और 1605 से लेकर के 1627 तक के बाद जहांगीर है। कौन है? जहांगीर है। आप लोग ध्यान रखना। आगे है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र किस देवता को कहा जाता था? तो इंद्र का जो स्थान था वो क्या था? तो वो था अग्नि का स्थान लिया था। किस देवता को स्थान मिला था? तो अग्नि का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 15 के लिए बी जो है एकदम सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर इंद्र के लिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे प्रजापति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रजापति हो जाएगा। तो 15 के लिए सी सही जवाब होगा, प्रजापति। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि किसने कहा था कांग्रेस जो है हथियारों के बिना गृह युद्ध है। कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है, ऐसी बात किसने कहा था? तो ये जो कहा था सर सैयद अहमद खां के द्वारा। किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खां के द्वारा। साथियों, अगर हम बात करें तो कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। और इसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। किसे? तो ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है ये जो है कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वेमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगर बात करें तो कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो डफरिन थे। कौन थे? डफरिन थे। आप लोग ध्यान रखना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ओजोन परत की बात करूँ तो इसके लिए जो है 16 सितंबर कब? 16 सितंबर 1987 को। कब? 16 सितंबर 1987 को ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो ये कहाँ हुआ था? तो साथियों कनाडा में हुआ था। और इसीलिए 16 सितंबर को जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन है कि अगर 10 दिसंबर की बात करें तो ये मानव अधिकार दिवस है। कौन है? मानव अधिकार दिवस है। और 5 जून की बात करूँ तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है, यह है पर्यावरण दिवस। क्या है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। अगर हम बात करें साथियों ओजोन परत की, तो ये जो है कहाँ मिलता है? तो ये समताप मंडल में मिलता है। कहाँ मिलता है? समताप मंडल में। वैसे ओजोन परत जो है ये जो क्षोभ मंडल में मिलता है लेकिन वो घटिया रहता है, लेकिन अच्छे ओजोन परत जो पराबैंगनी किरण से रक्षा करता है वो समताप मंडल में पाया जाता है। और ओजोन जो है ये समताप मंडल में पाया जाता है। और इसकी फॉर्मूला O3 होता है। क्या होता है? O3 होता है। और ओजोन परत की जो सांद्रता है इसे हम किस में मापते हैं? तो ध्यान रख, इसे हम डॉब्सन में मापते हैं। किस में? डॉब्सन में ओजोन परत की सांद्रता को मापते हैं। ओजोन छिद्र क्या है कि ओजोन परत की जब मोटाई जो है घट जाती है तो इसे ही ओजोन छिद्र कहा जाता है। और पहला ओजोन छिद्र जो है ये कहाँ देखा गया है? तो ये अंटार्कटिका में देखा गया है। कहाँ देखा गया है मेरे दोस्त? अंटार्कटिका में देखा गया है। तो इसको याद रखना। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामगंगा नदी बिहार में नहीं बहती है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगे देखिएगा आएगा क्वेश्चन। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है। क्वेश्चन बनेगा कि जो विजयनगर साम्राज्य है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है। तो ये दो भाई थे जिसका नाम है हरिहर एवं बुक्का। कौन है? हरिहर एवं बुक्का ने किया था। और कब किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कब? मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 ईस्वी में। कब? 1336 ईस्वी में क्या था। और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई है? तो हम्पी। तो क्वेश्चन है कि साथियों हम्पी को जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था। तो 1986 में। कब किया गया है? 1986 में किया गया है। और ये हम्पी जो है आपने देखा होगा कि 50 रुपये की नोट पर किसका चित्र बना हुआ है। तो हम्पी का चित्र बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 20 है कि हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर जो है ये जापान में स्थित है। और यहाँ पे बम जो है पहली बार 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को ये बम किसने गिराया था। तो अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। और बम का नाम क्या था? तो लिटिल बॉय और फैटमैन था। क्या था? लिटिल बॉय और फैटमैन था बम का नाम, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जट जटिन किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो अपना बिहार का है एक लोक नृत्य जट जटिन, जो कि किस पे आधारित है साथियों। तो जट जटिन जो है आपको बताना है कि किस पे आधारित है। अगर हम बात करें तो विदेशिया ये कहाँ की लोक नृत्य है। तो ये आपको बिहार का हो जाएगा। कहाँ? बिहार का। जिसमें आपको रूट वर्ड में या लगा देखेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये बिहार का लोक नृत्य है। जैसे भागोड़िया कहाँ का है। तो आप लोग को बताना है कि भगोड़िया जो लोक नृत्य है ये कहाँ का है। आप लोग इसको सर्च करके जरूर बताइएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है। तो गुलामगिरी पुस्तक जो है इसके राइटर कौन है। तो ज्योतिबा बाई फुले हैं। कौन है? ज्योतिबा बाई फुले हैं। इन्होंने ही सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। किसकी? सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। और ये गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है। तो मेरे दोस्त ये आपको मराठी भाषा में है। किस में? मराठी भाषा में है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी की पत्नी का नाम है सावित्रीबाई फुले। कौन है? सावित्रीबाई फुले हैं जो पहली महिला शिक्षिका है। कौन है? पहली महिला शिक्षिका है सावित्रीबाई फुले। तो इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि सेबी। तो सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो ये साथियों बिहार पुलिस जो पहले पूछा गया था तो पहले इसके वो अध्यक्ष थे माधवीपुरी बुच। कौन थे पहले? लेकिन वर्तमान में जो इसका अध्यक्ष है वो है तुहिन कांता पांडे। कौन है? तुहिन कांता पांडे है। इसको ध्यान रखिएगा। और ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। कौन है? सेबी की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछेगा तो ये माधवीपुरी बुच है। लेकिन वर्तमान में अभी जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं सेबी के वर्तमान अध्यक्ष वो है तुहिन कांता पांडे। अगर हम बात करें तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल कब? 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ था। और इसको जो है इसकी मुख्यालय की बात करूँ तो मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है मेरे दोस्त? ये मुंबई में मुख्यालय है। और 1992 के अधिनियम के तहत इसे एक वैधानिक संस्था के रूप में दर्जा मिला है। सेबी का काम क्या है? तो जो शेयर मार्केट है इसको कंट्रोल कौन करता है। तो सेबी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन है कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो साथियों अगर हम बात करें तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है और इसीलिए इसकी गति जो है 0 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। तो आंसर तो ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन पूछेगा कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है। तो सबसे अधिक ठोस में होती है। किस में? ठोस में होती है। उसके बाद द्रव में होती है। और उसके बाद जो है साथियों ये गैस में होती है। कहाँ होती है? गैस में होती है। तो आपको एक क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो वायु में जो ध्वनि की गति है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसको याद रखना। अगर हम बात करें तो ध्वनि की तीव्रता के मापन के लिए किस यूनिट का प्रयोग करते हैं। तो यह होता है डेसिबल में मापते हैं। किस में? डेसिबल में ध्वनि तीव्रता को हम मापते हैं साथियों। अगर हम बात करें तो ध्वनि के लिए तो 1
डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस ध्वनि में कितने का परिवर्तन होता है? तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है, जिसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि चांद पर जो है सबसे पहला कदम किसने रखा था? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर होगा नील आर्मस्ट्रांग, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो है पहली बार चांद पर जो पहला कदम है रखा गया था। और इन्होंने कब रखा था? तो आप लोग ध्यान रखना 20 जुलाई 1969 को। कब? 20 जुलाई 1969 ईस्वी को रखा था इन्होंने अपना पहला कदम। आपसे एक क्वेश्चन है कि राकेश शर्मा ये कौन है? तो साथियों राकेश शर्मा कौन है? तो ये अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि 1% का आधा क्या होगा? तो 1% है तो 1% का मतलब यानी कि 1/100 हो जाएगा। इसका आधा पूछा है तो यानी कि 1/200 इसमें हम गुना कर देंगे। तो कहने का मतलब है कि 1/200 किसके बराबर होगा? तो ये साथियों आप डिवाइड कीजिएगा तो 0.005 के बराबर होगा। तो आप लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, तो वर्तमान में जो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है वो है नंदकिशोर यादव। कौन है? नंदकिशोर यादव। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में कुल कितने सीट हैं? कुल कितने सीट है आप लोग बताइएगा। और बिहार विधान परिषद में कितना सीट है? तो साथियों बिहार विधान परिषद में जो है 75 सीट है। कितना सीट है? 75 सीट है। तो इसको याद रखेंगे और ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला देखिए है कि बिहार में तेल सोदा कारखाना कहाँ स्थित है? ये आपको बरौनी हो जाएगा। कहाँ होगा? बरौनी होगा, इसको याद रखना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि दुधवा नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। बिहार में कौन सा है? तो ये वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि है। और ये किस जिला में स्थित है? तो चंपारण। किस में? वाल्मीकि नेशनल पार्क पश्चिम चंपारण में स्थित है। तो इसको ध्यान रखना। संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर है कि एक आदमी किसी कार्य के 5/8 भाग को 10 दिन में, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 8 कार्य है तो 8 में से 5 कार्य को ये 10 दिन में करता है तो एक कार्य को कितने दिन में करेगा? तो 10/5 यानी कि एक दिन में यानी कि ये 2 काम करेगा। तो पूछता है कि ये जो है 8 काम को कितने दिन लग जाएगा? तो इसको 16 दिन काम में लगेगा, यानी कि पूरा काम करने में 16 दिन लगेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि इस दर से और कितने दिन में काम खत्म होगा? तो अभी तो ये 10 दिन किया है और 6 दिन अगर और लेगा तो ये काम को खत्म कर देगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए कि फुर्तीला का सही वर्तनी क्या है? तो फुर्तीला के लिए जो यहाँ पे रेप हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा फुर्तीला। क्या होगा? फुर्तीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रखेंगे। यह आंसर सही आंसर यह है जो लिखा हूँ मैं। आगे देखिए क्वेश्चन है कि जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो अच्छा बोलता है उसके लिए जो एक शब्द है वो क्या हो जाएगा? तो इसके लिए अच्छा शब्द हो जाएगा आपको सुवक्ता। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको यहाँ पे हम छोड़ते हैं और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ तक केवल दिक्कत है क्वेश्चन में। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि 2 है, 7 है, 6 है और x इतना का औसत 5 दिया है। 18, 1, 6 x और y, यहाँ पे क्या होगा? y का औसत 10 है तो y का मान क्या होगा? तो y का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले x का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x का मान निकालने के लिए इन तीनों को जोड़ेंगे और ये औसत बराबर होता है कुल संख्या का योग बटे कुल संख्याओं की संख्या। तो 2 + 7 + 6 प्लस यहाँ x करेंगे बटे संख्या कितना है? तो 4 = 5 होगा। और यहाँ पे 7 × 2 = 9, 9 × 6 = 15 और 15
प्लस एक्स बराबर हो जाएगा कितना 20। तो इसीलिए x बराबर हमारा आंसर क्या आएगा 5। तो अब यहाँ पर x का मान 5 देंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 18 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस y बट्टा कितना संख्या है 1 2 3 4 5 यानी कि बट्टे 5 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो यानी कि 18 1 19 19 6 25 25 20 25 5 30 यानी कि 30 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 50। तो इसीलिए यहाँ पे y बराबर हमारा 20 हो जाएगा। क्या होगा y का मान अगर 20 देंगे तो ये 30 20 जोड़ करके 50 होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे सही करेंगे। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक घोल में 450 ग्राम पानी है और 50 ग्राम साधारण नमक है। घोल की सांद्रता क्या है? तो घोल की सांद्रता निकालने के लिए कुल विलयन में जो विलय की मात्रा होती है उसे ही हम सांद्रता कहते हैं। तो कुल विलयन कितना हो जाएगा तो 500 हो जाएगा। कितना होगा और इसमें विलय कितना है तो 50 है। तो इसको काटिएगा तो 1/, कितना निकलेगा 10। कितना 1/10 और साथियों 1/10 का मतलब होता है 10%। क्या होता है इसका मतलब 10% होता है। अगला देखिए क्वेश्चन है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो ये एक प्रकार का जैविक उर्वरक है। क्या है? जैविक उर्वरक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम सही जवाब। आगे क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है। वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है तो ये कीट विज्ञान किससे संबंधित होगा? तो कीट विज्ञान जो है आपको कीट से संबंध हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है का आविष्कार कौन किया था? तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार नरेंद्र सिंह कापानी के द्वारा। किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह कापानी के द्वारा किया गया है। अगला है 1 ग्राम यूरेनियम कितने ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो कितने ग्रेड कोयले के बराबर ये ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो साथियों ये आपको हो जाएगा 4.5 टन के। अगर हम बात करें तो यूरेनियम की, तो ये यूरेनियम जो है इसका उपयोग हम नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में करते हैं। और यूरेनियम 235 जो है इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? तो समस्थानिक जो है इसका प्रयोग हम चट्टान की आयु निकालने में करते हैं। किसमें? चट्टान की आयु में यूरेनियम 235 का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उच्च न्यायालय की पहली यानी कि हाई कोर्ट के लिए लीला सेठ हो जाएगा। इंदु मल्होत्रा की बात करूँ तो ये दोस्तों कौन है? तो ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील है। क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये मीरा साहिब फातिमा बीवी थी। कौन थी? फातिमा बीवी थी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा को किसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो रामविलास शर्मा को किसके लिए मिला था? तो ये निराला की साहित्य साधना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य का 7वां घोड़ा इसकी कौन है? तो ये धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती हैं। और मेला आंचल जो है ये किसकी है? तो फणेश्वर नाथ रेणु की है। किसकी है? फणेश्वर नाथ रेणु की है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है कि x + y = 10 है, y + z = 19 है, z + x = 21 है। यहाँ पे आपको बताना है कि z का मान क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे देखिए x + y 10 है, y + z जो है 19 है और z + x = 21 है। तो यहाँ पे देखिएगा तो इन दोनों को जोड़िए तो y + z फिर z + x हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा? 21 और 19 कितना होगा? 40 हो जाएगा। और इसमें देखिए कि x + y है +2z हो जाएगा और बराबर ये 40 होगा। और x + y का मान हमें पता है 10 है। तो ये 10 इधर है तो इस साइड जाएगा। तो यानी कि 2z बराबर कितना हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। और z बराबर काट के कितना होगा? 15 होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे समझ चुके होंगे।
ये देखिए इंग्लिश का भी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पूछा है कि आई एम लिविंग टॉयलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग, ये किस सेंटेंस का उदाहरण है। तो यहाँ देखिए ING लगा हुआ है तो ये कंटिन्यूस होगा, M लगा हुआ है तो ये कौन सा कंटिन्यूस होगा, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका की खोज कौन किया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जीवित कोशिका की खोज जो है ये ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। अगर हम बात करें तो कोशिका की खोज पूछता तब हम आंसर लगाते रॉबर्ट हुक को। अगर हम बात करें लुईस पास्चर की तो इसे सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या? सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक लुईस पास्चर को। और लुईस पास्चर ने ही दूध के लिए पास्चुराइजेशन सिद्धांत दिया था। आगे देखिए क्वेश्चन है कि मृच कटिकम के रचनाकार कौन है। तो ये शूद्रक हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक खड़े पानी की झील है। तो खड़े पानी की झील जो है आपको क्या हो जाएगा, तो लोकटक झील। यह एक मीठे पानी की झील है और ये कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। नैनीताल झील आपको कहाँ हो जाएगा, तो नैनीताल झील ये उत्तराखंड में स्थित है। और अगर हम बात करें तो कोल्लेरू झील, ये भी एक मीठे पानी की झील है। और कोल्लेरू झील कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है कोल्लेरू झील? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और पेंगोंग सो झील जो कि लद्दाख में स्थित है और यह एक खड़े पानी की झील है। तो क्वेश्चन है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो वुलर झील है। कौन है मेरे दोस्त? वुलर झील है। और चिल्का झील एक प्रकार का लेगुन झील है। और ये जो है चिल्का झील की अगर हम बात करूँ तो ये लेगुन झील है और ये कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन चिल्का झील से बनता है कि इसे यूनेस्को की रामसर साइट में कब शामिल किया गया था, तो 1981 में। कब किया गया मेरे दोस्त? 1981 में एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जजिया कर को किसने लागू किया था। तो पहली बार जो जजिया कर है साथियों ये मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लागू किया गया था सिंध पर। जजिया एक प्रकार का जो है धार्मिक कर है, यानी कि गैर मुसलमानों पर लगने वाला टैक्स है, यानी कि हिंदू पे लगाया जाने वाला टैक्स है। यानी कि जो हिंदू धर्म स्वीकार या मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं करते हैं उन्हीं पे मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा पहली बार जजिया कर को लगाया गया था। लेकिन 1564 ईस्वी में जो 1500 अकबर के द्वारा जो है 1564 ईस्वी में इस जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन औरंगजेब आता है, औरंगजेब फिर से एक बार जजिया कर को लगाता है और मोहम्मद शाह रंगीला जो है, मोहम्मद शाह रंगीला ये जजिया कर को भारत में पूर्णतः समाप्त कर देता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना घटी हुई थी। तो 22 जनवरी 1905 को कौन सी हुई थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 का है। काकोरी कांड जो है ये आपको 1925 हो जाएगा। और 22 जनवरी जो ये 1915 है ये घटना है खूनी रविवार की। कौन है? 1905 खूनी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये जिसे डांडी मार्च कहते हैं 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चले थे। तो इसको याद रखना। अगला है कि बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है। तो बिहार का जो सिल्क सिटी है ये हम भागलपुर को कहते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है ये आपको बोध गया हो जाएगा। क्या होगा? बोध गया हो जाएगा। और इसे जो है लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था। कहाँ? लुम्बिनी में। कुशीनगर में क्या हुआ, तो महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु हुई। और सारनाथ में इसे क्या हुआ था, तो साथियों इसे जो सारनाथ है यहाँ पे पहला उपदेश दिया था सारनाथ। और श्रावस्ती जुड़ा हुआ है यहाँ पे। श्रावस्ती में जो है इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। क्या? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। तो ये सारी क्वेश्चन था। देखिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज साथी देखिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं और नेक्स्ट की वीडियो में हम इसको कर लेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट का वीडियो जो है उसमें अगला क्वेश्चन को करेंगे काफ़ी बेहतरीन तरीके से।
तो आप लोग के लिए ये सारी क्वेश्चन था। तो आप लोग जो है लगभग 1.5 घंटा हो जाएगा, तो उतना वीडियो लंबा नहीं करेंगे, तो आगे देख लेंगे कल के वीडियो में। और ये आप लोग को कैसा रहा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताना। और आप लोग को जो जो मैंने क्वेश्चन दिया हूँ उसको एक बार आप लोग रिसर्च ज़रूर करना साथियों। तो आप लोग इसी तरह बने रहिए इस YouTube चैनल के साथ, और आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा। तो साथियों थैंक यू।